हरी भरी हो आकाश मुस्कुराए, कुछ करके ऐसा दिखाओ इतिहास जगमगाए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की जो हमारी कक्षा है वो होगी भौतिक प्रदेशों में। और भौतिक प्रदेशों में दोस्तों हमारे जो अन्य वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके माध्यम से आप मरुस्थल के जो वीडियो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अरावली के बारे में, किस प्रकार से विस्तृत है, कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, देखते हैं अरावली के बारे में। दोस्तों अरावली के संदर्भ में अगर देखें तो मैंने आपको गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के बारे में बताया था। तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो देखते हैं जो अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये जो हमारी अरावली पर्वतमाला है इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप के आधार पर ही हम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारा राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप के आधार पर हम अरावली पर्वतमाला के बारे में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर अरावली के बारे में चर्चा करें तो अरावली पर्वतमाला के बारे में विष्णु पुराण में हमें परिपत्र नाम मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरावली के बारे में विष्णु पुराण में तो विष्णु पुराण में परिपत्र नाम दिया गया है किसका? अरावली का। विष्णु पुराण में परिपत्र नाम से पुकारा गया है। दोस्तों इस अरावली पर्वतमाला को उदयपुर में अंडावर नाम से पुकारा जाता है और बूंदी में अंडावाला के नाम से पुकारा जाता है। सिरोही में आबू गुलाब, ये ध्यान में रखना, इसको सिरोही में आबू गुलाब के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में कि अरावली पर्वतमाला को हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसने दी। तो अरावली पर्वतमाला को हिंदू ओलंपस की जो संज्ञा दी थी वो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। दोस्तों अगर देखें अरावली पर्वतमाला के बारे में तो अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम इसके विस्तार के बारे में किसने लिखा? तो वो थे M.N. हेरान ने इस अरावली पर्वतमाला के बारे में सबसे पहले लिखा। इस पर्वतमाला का निर्माण आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। दोस्तों ये पर्वतमाला राजस्थान में इस प्रकार से विस्तृत है। ये राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्रों से इस प्रकार से विस्तृत है और इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में एक वर्षा रेखा है। इस वर्षा रेखा को 50 सेमी वर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को भी ये वर्षा रेखा बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला के समान विश्व में कौन सी पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला के समान एक पर्वतमाला है अल्पेशियन पर्वतमाला। अल्पेशियन पर्वतमाला और अल्पेशियन जो पर्वतमाला है यह अरावली पर्वतमाला के समान बताई जाती है। अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय ही इसी पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है। दोस्तों इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अरावली पर्वतमाला का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताओ। तो अरावली पर्वतमाला का जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है वह 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट के मध्य। ये आपके अगर हम देखें यहाँ पर तो एक रेखा गुजरती है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ से एक रेखा गुजरती है उसका नाम है 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अरावली का विस्तार है। दोस्तों अगर देशांतरीय स्थिति के बारे में पूछे कि अरावली पर्वतमाला कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है अरावली पर्वतमाला 72 डिग्री 10 मिनट, ये जो एक रेखा है यहाँ पर 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और यहाँ से एक रेखा गुजरती है 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अरावली पर्वतमाला का
विस्तार है। दोस्तों इसके बारे में अगर देखें कि अरावली पर्वतमाला का उद्भव कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वतमाला का उद्भव मिनिकोय द्वीप के पास से अरब सागर से होता है। इसीलिए अरावली का जो पिता है वो अरब सागर को माना जाता है। यह जो अरावली पर्वतमाला है यह पहले गुजरात, राजस्थान व हरियाणा में विस्तृत है। दोस्तों इस पर्वतमाला की अगर लंबाई की बात करें तो ये 692 किलोमीटर लंबी है और 692 किलोमीटर में से यह अधिकतर राजस्थान में विस्तृत है। राजस्थान में इसकी अगर लंबाई देखें, राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 550 या 530 किलोमीटर लंबी है। लगभग ये होती है आपके 80% अरावली का विस्तार राजस्थान में माना जाता है। 80% अरावली का विस्तार राजस्थान में माना जाता है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला राजस्थान में खेड़ब्रह्मा, यहाँ पर सिरोही का क्षेत्र है, खेड़ब्रह्मा सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत, खेड़ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला का 530 या 550 किलोमीटर विस्तार है। दोस्तों यह आगे दिल्ली तक फैली हुई है, दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों तक फैली हुई है। दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों पर एक राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और इसी राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है या रूपरेखा तैयार सन 1911 में की गई थी और धौलपुर के लाल पत्थरों से इसका निर्माण कर रखा है। दोस्तों अगर आपको एक्यूरेट पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितने किलोमीटर विस्तृत है तो 79.48 किलोमीटर राजस्थान में इसकी प्रतिशत क्षेत्रफल है। दोस्तों अगर आपको पूछे कि अरावली का कौन सा भाग सकरा है और कौन सा भाग चौड़ा है, तो दक्षिण पूर्व का जो भाग है वह चौड़ा है और उत्तरी जो भाग है वह सकरा है। ये वाला इधर वाला भाग सकरा है तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है तो सबसे कम विस्तार अजमेर में है, सबसे कम विस्तार अजमेर में है। दोस्तों इसके बाद में देखते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो देखते हैं कि किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो अगर सबसे पहली विशेषता देखें तो यह राजस्थान के 9% भाग पर विस्तृत है और जनसंख्या निवास करती है 10%। राजस्थान के 9% भाग पर विस्तृत है, जनसंख्या निवास करती है 10%। दोस्तों इस पर्वतमाला के समांतर राजस्थान का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो है NH8। NH8 इसी पर्वतमाला के समांतर स्थित है। इसके बाद में अगर हम देखें कि इस पर्वतमाला में कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है तो राजस्थान के 7 जिलों में यह फैली हुई है। राजस्थान के 7 जिले, और वो दोस्तों 7 जिले कौन कौन से, पहला जिला लेते हैं सिरोही को, पहला जिला आता है सिरोही, उसके बाद में ले लिया उदयपुर, उदयपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में अलवर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिले मैं दोबारा बता देता हूं दोस्तों। सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, अलवर है। ये जिले अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत विस्तृत है। अगर हम यहाँ पर बनाएं तो यहाँ सिरोही, यहाँ पर उदयपुर, यहाँ पर राजसमंद, यहाँ पर अजमेर, अजमेर मध्यवर्ती क्षेत्र है अजमेर, फिर ये आ गया जयपुर, फिर आ गया दौसा, फिर आ गया अलवर। तो इस प्रकार से यह राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला फैल रखी है ये जिले आते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें अरावली पर्वतमाला में जो अन्य विशेषताएं हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो अरावली पर्वतमाला में जो वर्षा देखते हैं, अरावली पर्वतमाला में वर्षा होती है दोस्तों 50 से
90 सेंटीमीटर तक, 50 से 90 सेंटीमीटर तक औसत यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ की जो जलवायु है वह उपाद्र प्रकार की जलवायु है, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। आपको पूछ सकते हैं अरावली पर्वतमाला की जलवायु किस प्रकार की है, उपाद्र प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर दोस्तों जो मृदा पाई जाती है यह है काली मृदा मिलती है, भूरी मृदा मिलती है, कंकरीली मृदा मिलती है। काली, भूरी, कंकरीली और पर्वतीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, पूरी अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, उसके बारे में ध्यान में रखना। 930 मीटर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है। सबसे जो ऊंची चोटी है वह शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ पर इतिहास लिखने के लिए आए थे, यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो कुछ लोग, कुछ संत यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, इसलिए इस क्षेत्र को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर नाम से पुकारा है। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे कि इस प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सिरोही क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सिरोही क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, संगन वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज है वो अरावली क्षेत्र से ही निकाला जाता है, अरावली पर्वतमाला से ही निकाला जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की जो 5 ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में, कि 5 ऊंची चोटियां कौन सी है। तो सबसे पहले हमने गुरु शिखर के बारे में पढ़ा। गुरु शिखर यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है सिरोही में। और कितने मीटर ऊंची, 1722 मीटर ऊंची। कई बुकों में दोस्तों 1727 दे रखा है, बल्कि वह 5 मीटर का दंत्यक ऋषि का आश्रम है, न कि इस चोटी की ऊंचाई। तो आपको ध्यान में रखना है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी जो ऊंची चोटी है वो आती है शेर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है शेर, और शेर चोटी भी सिरोही में स्थित है। और जो शेर है इसकी 1597 मीटर ऊंचाई है। शेर की दोस्तों जो ऊंचाई है 1597 मीटर। इसके बाद में एक चोटी है दिलवाड़ा, और वो भी कहां पर है, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1442 मीटर, 1442 मीटर। इसके बाद में दोस्तों एक चोटी है जरगा, और ये जो जरगा चोटी है ये उदयपुर में है, और ऊंचाई है 1431 मीटर। तो ये हमने 4 चोटियां पढ़ ली है। एक जो अगली चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ चोटी है दोस्तों सीकर में, और 1055 मीटर ऊंची। तो ये अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों के बारे में हमने अध्ययन किया, और अरावली पर्वतमाला किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है, किस प्रकार से विस्तृत है। और जो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में अरावली का विस्तार। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिण अरावली। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अरावली के बारे में, कि उत्तरी अरावली किस प्रकार से विस्तृत है, दक्षिण अरावली किस प्रकार से है, और मध्य अरावली किस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अध्ययन किया उत्तरी अरावली के बारे में। ये क्षेत्र है उत्तरी अरावली। ये जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली आपको बता दें ये खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील जयपुर तक विस्तृत है। उत्तरी अरावली खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील जयपुर तक विस्तृत है। दोस्तों इस उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस अरावली के अंतर्गत
जयपुर जिला आता है, सीकर जिला आता है, दौसा आता है, झुंझुनू आता है, नागौर का पूर्वी भाग आता है, करौली आता है और सवाई माधोपुर आता है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। एक जिला आता है, सीकर जिला आता है, इसके अंदर झुंझुनू जिला आता है, जयपुर जिला आता है, दौसा जिला आता है, करौली जिला आता है, सवाई माधोपुर जिला आता है, नागौर का पूर्वी भाग आता है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर के ये क्षेत्र इस उत्तरी अरावली में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर केवल आपको उत्तरी अरावली के क्षेत्र के बारे में पूछे कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस क्षेत्र की सबसे जो ऊंची चोटी है, उस चोटी का अगर नाम देखें तो वो है रघुनाथगढ़। दोस्तों, ये इस प्रकार से खेतड़ी झुंझुनू है और यहाँ पर सांबर झील है। इस क्षेत्र के मध्य जो अरावली है, इस अरावली को उत्तरी अरावली तो देखते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर सीकर जिले में चोटी है और उस चोटी का नाम है दोस्तों रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है 1055 मीटर ऊंची। यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर रघुनाथगढ़ चोटी। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे औसत ऊंचाई देख ली समुद्र तल से 450 है। इसके बाद में इसके प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में देखें तो इस अरावली में एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, हर्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर? हर्ष का मंदिर। और इसी के पास में एक माता का मंदिर है जिसे मधुमक्खियों वाली माता के नाम से जानते हैं, जीर्ण भवानी का मंदिर। जीर्ण माता का मंदिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से, जीर्ण माता का मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों एक रेवासा झील है। खारे पानी की जब झीलों में हमने अध्ययन किया था तो इसी अरावली के अंतर्गत एक झील है रेवासा झील। इसके बाद में दोस्तों सांबर झील ही इसी अरावली के अंतर्गत आती है। आपको पूछ सकते हैं लोहागर्जी इसी अरावली का प्रमुख पर्यटक स्थल है। शाकंभरी माता का मंदिर, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, केवला देवी और चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में स्थित है वह इसी अरावली के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे इस अरावली के उत्तरी अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में कि उत्तरी अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी। एक चोटी तो हमने पढ़ ली रघुनाथगढ़, तो एक नंबर रघुनाथगढ़ हो गई, सीकर जिले में 1055 मीटर ऊंची। दूसरी दोस्तों जो चोटी है इसके बारे में देखेंगे, इसकी जो 5 सबसे ऊंची चोटियां उनके बारे में देखेंगे। तो इसकी जो दूसरी ऊंची चोटी है वो मालखेत की चोटी है और वो सीकर जिले में स्थित है, 1052 मीटर ऊंची। मालखेत है कहां पर? सीकर में, 1052 मीटर ऊंची। उत्तरी अरावली की दूसरी ऊंची चोटी। इसके बाद में तीसरी जो ऊंची चोटी है वो है लोहागढ़। और लोहागढ़ दोस्तों झुंझुनू में स्थित है, हिंदुओं का प्रमुख पर्यटक स्थल है, तीर्थ स्थल है और 1051 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1051 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में एक दोस्तों झुंझुनू जिले की भेजागढ़ चोटी है, भेजागढ़, और ये है झुंझुनू में। भेजागढ़ चोटी झुंझुनू में, और इसकी अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो 997 मीटर, 997 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर 5 नंबर जो चोटी है दोस्तों उसके बारे में बात करें तो वो है खो चोटी, और ये जो खो चोटी है इसकी ऊंचाई है 900, इसकी जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर ऊंची। इसके बाद में दोस्तों ये जो 5 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ा हमने, उत्तरी अरावली की 5 सबसे ऊंची चोटियां। इसके बाद में जो उत्तरी अरावली है इसके बारे में देखते हैं कि उत्तरी अरावली की प्रमुख विशेषता किस प्रकार से, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों उत्तरी अरावली के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब पढ़ेंगे मध्य अरावली के बारे में। ये यहाँ पर उत्तरी अरावली थी और अब पढ़ेंगे मध्य अरावली। दोस्तों सांबर झील से, यहाँ पर झील है सांबर झील,
और सांबर झील से यहाँ पर अजमेर देवगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ पर यह है अजमेर देवगढ़ राजसमंद की पहाड़ियाँ, देवगढ़ राजसमंद की पहाड़ियों तक एक अरावली विस्तृत है। इस अरावली को कहते हैं मध्य अरावली, तो इसको कहते हैं मध्य अरावली। दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर अध्ययन करें तो मध्य अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वह है टोडगढ़ अजमेर। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है टोडगढ़ अजमेर। टोडगढ़ अजमेर 933 मीटर ऊंची। दोस्तों कितने मीटर ऊंची? तो 933 मीटर ऊंची टोडगढ़ अजमेर चोटी है, जिसे मोराम जी के नाम से भी जानते हैं। इस चोटी का दोस्तों नाम है मोराम जी। मोराम जी 933.72 मीटर ऊंची चोटी है। दोस्तों अगर मध्य अरावली के बारे में देखें, नाग पहाड़, दोस्तों ये जो नाग पहाड़ है तारागढ़ चोटी, ये पास में स्थित है। और तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी 795 मीटर ऊंचाई है। मध्य अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 795 मीटर। दोस्तों इस मध्य अरावली में कई दर्रे हैं, उन दर्रों के बारे में पूछा जाता है कि ये इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इस मध्य अरावली के अंतर्गत एक दर्रे का नाम आता है कचवाली दर्रा। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें उदबारी दर्रे के बारे में आता है, बर दर्रे के बारे में आता है, परवारिया दर्रे के बारे में आता है, सिसुरा दर्रे के बारे में आता है। तो ये मध्य अरावली के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिण अरावली के बारे में। ये जो हमारी दक्षिण अरावली है यह अजमेर देवगढ़ की पहाड़ियों से लेकर सिरोही तक विस्तृत है। ये सिरोही का खेड़ब्रह्मा क्षेत्र है और यहाँ तक विस्तृत है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी का दोस्तों नाम है गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर चोटी है इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है, न कि 1727 मीटर। यहाँ पर दंत्यक ऋषि का आश्रम बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर के नाम से पुकारा है। और दोस्तों इस दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें एक जिला आता है पाली जिला, एक आता है सिरोही जिला, राजसमंद जिला, डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो मैं यहाँ पर इस क्षेत्र के जो आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दक्षिणी अरावली में, उसके बारे में देखते हैं। ये है दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली मैंने बता दिया अजमेर देवगढ़ से शुरू होकर सिरोही तक विस्तृत है। इस प्रदेश के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उनमें दोस्तों एक जिला आता है पाली जिला, सिरोही जिला, पाली आता है, सिरोही आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। ये पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, एक क्षेत्र लिख देते हैं भीलवाड़ा। ये क्षेत्र इस अरावली के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों दक्षिण अरावली के अगर बात करें, आपको पूछे इस अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इस अरावली की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और वो है 1000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर मानी गई है, 1000 मीटर ऊंची है। दोस्तों जो दक्षिणी अरावली है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। सभी ऊंची चोटियां इसी पर्वतमाला में स्थित है। दोस्तों इस पर्वतमाला की पूरी अगर देखें तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है। और अगर देखें दक्षिणी अरावली की तो 1000 मीटर। यहाँ पर दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं और ग्रेनाइट चट्टानें भोराट का पठार, जो भोराट का पठार है वो भी दक्षिणी अरावली में है। भोराट का पठार 1225 मीटर ऊंचा भोराट का पठार इसी क्षेत्र में है। दोस्तों एक उड़िया का पठार देखने को मिलता है, उड़िया का पठार 1360 मीटर, ये भी इसी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में देखें तो रणकपुर के जैन मंदिर यहाँ पर है, कुंभलगढ़ यहाँ पर है और जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी यहाँ पर है। दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड है उसने
एक पर्वतमाला है जयपुर से आगरा के मध्य, ये अरावली पर्वतमाला का ही भाग मानी जाती है, जिसे काली खोह के नाम से पुकारा है, काली खोह के नाम से पुकारा है। इस पर्वतमाला के समांतर मीणा जनजाति सर्वाधिक रहती है। कला संस्कृति के बिंदु में जब हम मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे उस समय मैं आपको विस्तार से बताऊंगा काला खोह पर्वतमाला के बारे में। रणकपुर के जैन मंदिर, दक्षिणी अरावली के प्रमुख पर्यटक स्थल है नक्की झील, एकमात्र बर्फ जमने वाली झील, ये भी इसी अरावली के अंतर्गत। कुंभलगढ़ दुर्ग इसी अरावली के अंतर्गत। दोस्तों अब हम देखेंगे इस अरावली की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं। इस अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, पहला नाम आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। कहां पर? सिरोही में। इसके बाद में दोस्तों एक नाम आता है शेर। शेर भी कहां पर है? सिरोही में 1597 मीटर ऊंची चोटी। शेर कहां पर? सिरोही में 1597 मीटर। फिर आता है दिलवाड़ा, और ये भी सिरोही में। और दिलवाड़ा जो चोटी है दोस्तों उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, जैसा कि हमने बताया था 1442 मीटर। इसके बाद में दोस्तों एक पर्वत आता है जरगा पर्वत, और जरगा पर्वत की 1431 मीटर, ये है उदयपुर में। दोस्तों इसके बाद में एक पर्वत आता है अंचलगढ़ पर्वत। तो अंचलगढ़ पर्वत सिरोही में स्थित है, और अंचलगढ़ पर्वत की चोटी ऊंचाई है 1380 मीटर, और ये है सिरोही में। इसके बाद में अंचलगढ़ के बाद में अगर देखें तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर ऊंचाई है राजसमंद में। कुंभलगढ़ 1224 मीटर ऊंचाई, और ये है राजसमंद में। दोस्तों ये हमने दक्षिणी अरावली के बारे में देखा, कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखें तो दक्षिणी अरावली के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और इन दर्रों के बारे में विशेष तौर से पूछा जाता है। दोस्तों हाथी गुफा की नाल जो दर्रा है वह राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ता है। हाथी गुफा, हाथी की नाल, हाथी नाल दर्रा राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ता है। हाथी की नाल जो दर्रा है राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ता है। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल या फूल की नाल, ये भी उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल या फूल की नाल उदयपुर में स्थित है। सोमेश्वर जो दर्रा है वह उदयपुर में स्थित है, विकट दर्रा है। सोमेश्वर दर्रा एक विकट दर्रा है। सोमेश्वर एक विकट दर्रा है। एक दर्रा है देसूरी, यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। देसूरी दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। दोस्तों एक है जिलवाड़ा दर्रा, और ये मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। जिलवाड़ा दर्रा, और ये मेवाड़ को गुजरात से, मेवाड़ के रास्ते गुजरात जाते हैं तो इस दर्रे से होते हुए जाते हैं। दोस्तों एक दर्रा है रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटकड़ दर्रा। रामगढ़, लाखेरी, खटकड़, जेतवास, तो ये दर्रे में यहां लिख रहा हूं। रामगढ़, खटकड़, जो रामगढ़ है, खटकड़ है, जेतवास है, लाखेरी है। लाखेरी और एक जेतवास, ये सभी दर्रे बूंदी में स्थित है। दोस्तों हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से पढ़ा। उद्भव कहाँ से होता है, किन किन राज्यों में विस्तृत है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये हमारी आज की कक्षा अरावली पर्वतमाला पर थी। और आपके इस बिंदु के अंत में मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उन 2 क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। तो आज के जो 2 क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप बताएंगे राजस्थान में
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जय हिंद, जय भारत।